नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। हद की दीवार तोड़ी है चीन ने, लेकिन हल्ला बोल की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। लद्दाख में चीन की हिंसक चाल के बाद तनाव इस कदर बढ़ गया है कि झारखंड से लद्दाख जा रहे मजदूरों को लेकर रवाना होने वाली ट्रेन को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के लिए लगभग 1600 मजदूरों को पहुंचना है वहां, लेकिन इससे पहले ये फैसला लिया जा रहा है। ट्रेन को दुमका से रवाना होना था, लेकिन दुमका की डीसी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ट्रेन को कैंसिल करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 20 तारीख को रवाना होने वाली ट्रेन भी रद्द कर दी गई है। इस बीच चीनी मीडिया ने मान लिया है कि चीन के जवानों की मौत हुई है। तो दो बड़ी खबरें हमने आपको बताई हैं। एक तरफ जो दुमका से ट्रेन जाने वाली थी उसे रोक दिया गया है। डीसी ने यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया है। ये ट्रेन लद्दाख के लिए जानी थी। आपको बता दें, स्पेशल ट्रेन से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए मजदूरों को इस ट्रेन से वहां जाना था। सुरक्षा कारणों की वजह से इसे अभी रोक दिया गया है। इस बीच आपको बताएं, चीन के साथ बातचीत चल रही थी तनाव कम करने के लिए, लेकिन चीन ने ऐसी चाल चली कि तनाव बढ़ गया। बीती रात गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक अधिकारी और 2 जवानों की जान चली गई। चीनी मीडिया का दावा है कि चीन के भी 5 जवानों की इसमें मौत हुई है। पहले ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। हिंदुस्तानी और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की ये तस्वीरें थोड़ी पुरानी है, लेकिन ताजा हालात की झांकी देती हैं। बीती रात गलवान घाटी में कुछ इसी तरह चीनी सैनिकों ने हमारे जवानों पर हमला किया। जोरदार झड़प हुई, जिसमें हमारे एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। इन्होंने अगर ये परफिडी की है, मतलब धोखाधड़ी की है, तो इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनके ऑफकोर्स 11 घायल हुए हैं, 5 मारे गए हैं, पर उन्होंने ये कार्रवाई शुरू करी, तो इसके लिए तो इंक्वायरी तो पूरी होगी। वो भारत पे डिपेंड करता किस तरीके से करें। पर जो प्रवक्ता ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है, पर ये जो है मीटिंग्स हैं वो स्थगित नहीं हुई हैं, वो चल रही हैं। इसका मतलब दोनों साइड कंट्रोल करने की कोशिश। हिंदुस्तानी फौज कह रही है कि नुकसान चीन का भी हुआ है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, जिसमें चीन के भी कुछ सैनिक मारे गए हैं और 11 घायल हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि दोनों देशों के जवानों के बीच भिड़ंत कहां और क्यों हुई। सबसे पहले इस नक्शे पर नजर डालिए। ये है गलवान घाटी की वो जगह जहां पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रहा है और जहां बीती रात दोनों देशों के जवानों के बीच खूनी झड़प हुई। अब विवादित पॉइंट और पूरे इलाके को थोड़ा नजदीक से देखिए। ये है दारबुक से दौलत बेग गोल्डी जाने वाली 323 किलोमीटर लंबी सड़क। ये सड़क विवादित नहीं है, बल्कि पूरी तरह भारतीय सीमा में है। लेकिन चीन नहीं चाहता कि दारबुक से दौलत बेग ओल्डी तक सड़क बनाई जाती। अब इस नक्शे पर नजर डालिए। ये है दौलत बेग ओल्डी सड़क। इसी सड़क पर आईटीबीपी का पोस्ट है। आपको इस नक्शे में एलएसी भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब दूसरी तरफ देखिए, गलवान घाटी के किनारे ये दोनों चीनी फौज के पोस्ट हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीनी जवानों ने अपने पोस्ट से आगे तक पक्की सड़क बना ली है, लेकिन मई में पक्की सड़क से आगे कच्ची सड़क की मदद से चीनी फौज PP-14 तक पहुंच गई। इसके बाद भारतीय फौज ने ऐतराज जताया। हमारे जवान भी PP-14 तक पहुंचे। इसके बाद बातचीत शुरू हुई। बातचीत में तय हुआ कि दोनों देशों की फौज पीछे जाएगी। पीछे हटने के दौरान ही बीती रात चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया। चीन की फौजों को इस तरीके की रंगदारी हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हम प्रधानमंत्री जी से यह गुजारिश करूंगा, ये मांग करूंगा, ये गुहार लगाऊंगा कि ये बदला चाहिए। हमारे फौज पे जो हमला हुए हैं, इसका सही बदला चाहिए। हिंसक झड़प की खबरों के बाद भी दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है। इस बीच रक्षा मंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। बैठक में CDS बिपिन रावत के साथ तीनों सेना के प्रमुख और विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद रहे।
दिलचस्प ये है कि पहले तो चीनी फौज ने हमला किया, ऊपर से चीनी विदेश मंत्री ने हिंदुस्तान पर झूठे आरोप मढ़ दिए। 中方已就此向印方提出强烈抗议和严正交涉，再次郑重要求印方切实按照有关精神，严格约束一线部队，不得越线活动，不得挑衅滋事，不得采取任何导致边境局势复杂化的单方面举动。 चीन की ये आदत पुरानी है, खुराफात करता है और फिर आरोप मढ़ता है, लेकिन इस बार चीन की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली। चाइना ने भी यह इच्छा व्यक्त की है कि बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। हम लोगों की भी यह कोशिश है कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के द्वारा इंडो चाइना के बीच जो इस समय टसल है, इसका समाधान निकाला जाए। और मैं विपक्ष के बंधुओं को भी मैं कहना चाहता हूं, सभी नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार किसी को अंधेरे में नहीं रखेगी, न भारत की संसद को अंधेरे में रखेगी, न किसी को अंधेरे में रखेगी। उचित समय पर हम इसका खुलासा करेंगे, हम ये बताएंगे। लेकिन इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान, नेशनल प्राइड से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 1962 की जंग के बाद से एलएसी पर भारत और चीन में समय समय पर टकराव होता रहा है, लेकिन 1975 के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देश की सीमा पर सैनिकों की जानें गई हैं। 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में चीनी सैनिकों ने छुपकर भारतीय जवानों पर हमला किया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर गौरव वल्लभ हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया साहब, जो कि डायरेक्टर है सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज और पूर्व डीजीएमओ भी है भारतीय सेना के। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवात साहब भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लेकिन इस खबर के साथ कर रहे हैं, CDS बिपिन रावत पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। जी हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए। क्या बात इस बैठक के जरिए शुरू होती है? हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। सेना प्रमुख जनरल नरवणे भी इस बैठक में मौजूद है और चीफ ऑफ डिफेंस भी वहां पर पहुंचे हैं। बिपिन रावत साहब, जैसे ही कोई भी जानकारी इस मीटिंग से आती है हम आप तक फौरन पहुंचाएंगे। चीन से झड़प पर थोड़ी ही देर में इस मीटिंग की शुरुआत हो रही है और अब ये मीटिंग शुरू हो चुकी है क्योंकि CDS बिपिन रावत भी यहां पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर परिस्थितियों पर धुंध ना रहे, क्या सही जानकारी आप देंगे? इस वक्त क्या परिस्थिति बनी हुई है? देखिए अंजना जी, पहली बात तो मैं आज तक के इस चैनल से और इसके माध्यम से जो हमारे तीनों, एक ऑफिसर और 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उनको सैल्यूट करता हूं, उनको देश की तरफ से नमन करता हूं। दूसरी बात है, मैं एक बात यहां स्पष्टता कह दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी एक दल का नेता हूं, उनका प्रवक्ता हूं। ना तो मैं सरकार की तरफ से बात कर सकता हूं और ना मैं मिलिट्री की तरफ से, आर्मी की तरफ से बोल सकता हूं। तो हमारी पार्टी की नीतियों को लेकर मैं बात करूंगा। मैं 10 सेकंड में 10 बिंदु रखूंगा और यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो उसे आंक सकते हैं। पहली बात है, मुझे भारत की सेना पर 100% विश्वास है। दूसरी बात है, मुझे भारत की सरकार पर 100% विश्वास है। तीसरी बात है, मुझे इस बात पर 100% विश्वास है कि आज की स्थिति में भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, भारत की सीमा का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता और भारत की भूमिखंड को कोई नहीं ले सकता। चौथी बात है, ये पूरा विषय जो आज हम डिबेट कर रहे हैं, सुबह से देख रहे हैं, ये बीजेपी वर्सेस चाइना का विषय नहीं है या ये कांग्रेस वर्सेस चाइना का विषय नहीं है, ये इंडिया बनाम चाइना का विषय है, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पांचवा विषय जो मैं रखना चाहता हूं, और यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मेरी बात को ठीक कर दें गलत हो तो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिस प्रकार जो रोड्स बनाए जा रहे हैं, जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर चाइना कहीं ना कहीं कुलबुला रहा है। चाइना कहीं ना कहीं बहुत परेशान है विगत 6 वर्षों से, जब से मोदी सरकार आई है।
और उसके कारण से एक टसल को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। दौलत DOB जो रोड है उस खास करके उस रोड को लेकर। छठी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, 2020 का हिंदुस्तान है, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान है, आत्मविश्वासी हिंदुस्तान है। सातवीं बात में जो कहना चाहता हूं, भारत ने प्रोवोक नहीं किया है, आज तक इतिहास में कभी भारत ने प्रोवोक नहीं किया है। आठवीं बात जो मैं कहना चाहता हूं, भारत का मोराल बहुत हाई है, हमारा जोश हाई है, कोई हमारे इस जोश को नीचे नहीं झुका सकता है। ये मोदी की सरकार है, आंख उठा के भी देखोगे तो हम लाल आंख दिखाएंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कुछ लीगेसी इश्यूज जरूर हैं। अक्षय चिन्ह, पहली बार ये चाइना इंडिया के ऊपर इस प्रकार से घुसने की कोशिश ये आज नहीं है। 1959 में चाइना घुस के आया था, एक बहुत बड़े इंडियन पोर्शन को उसने अपने पास अपने कब्जे में अक्षय चिन्ह के रूप में रखा हुआ है। कुछ लीगेसी इश्यूज हैं, इनको डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली हिंदुस्तान सॉल्व करेगा। ठीक है, ठीक है। गौरव वल्लभ जी, आपकी प्रतिक्रिया, जिसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। गुरमीत सिंह साहब, जल्दी से गौरव वल्लभ जी की प्रतिक्रिया। देखिए अंजना जी, राष्ट्रीय सुरक्षा हो या देश की अखंडता का मामला हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा सरकार के साथ खड़ी है। और समस्या ये है कि सरकार बैठी हुई है। मैं चाहता हूं आज तू मैं की डिबेट नहीं, सरकार भी खड़ी हो जाए। और पात्रा जी ने कई बिंदु गिनाए, पात्रा जी आपने इतिहास की कई बातें गिनाई। अरे नेपाल भूगोल चेंज कर रहा है, इतिहास को छोड़ो, वो हमारा नक्शा बदल रहा, उसको भूगोल को पकड़ो, इतिहास को जाने दो। बार बार 1962 का जिक्र करके हमारे शहीदों का अपमान मत करो, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। आपके शो पे सिर्फ 2 सवाल, मेरे पास 10 बातें नहीं है, सिर्फ 2 बातें पूछूंगा, उसका मुझे उत्तर दे देना, क्योंकि वो देश की बात है, मेरी या कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। जब डी-एस्केलेशन का प्रोसेस चल रहा था तो अगर वो प्रक्रिया चालू थी तो ये घटना कैसे घट गई, देश ये जानना चाहता है। पात्रा जी ये बता के जाना, क्योंकि हमें पता चला कि डी-एस्केलेशन का प्रक्रिया चल रही थी। नंबर 2 कि जो एक हमारे सीनियर ऑफिसर कर्नल लेवल के और 2 जांबाज शहीद हुए हैं, 3 जो लोग हमारे शहीद हुए हैं, ये किस परिस्थितियों में हुए हैं और कितने लोग घायल हुए हैं, देश को आप बताइए। देश में आपसे जो सवाल पूछता है वो आपका दुश्मन नहीं है, भले ही वो भूतपूर्व सेनाध्यक्ष हो, भले ही वो लेफ्टिनेंट जनरल हो, भले ही वो रक्षा विशेषज्ञ हो, भले ही वो नॉर्दर्न के जीओसी कमांडर हो, भले ही वो राहुल गांधी हो, भले ही वो कोई भी दल का नेता हो। अगर आपको 2 महीने से पूछ रहा है और बार बार चेता रहा है कि चीन की सेनाएं अंदर घुस चुकी है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और आज इन 2 सवालों का उत्तर दीजिए और इतिहास की बात मत करिए। नेपाल जो भूगोल हमारा चेंज कर रहा है, हमारा नक्शा, उसको बताइए कि आपका क्या रुख है और देश का रुख उस नेपाल को बताइए। वो हमारी भारत माता की भूमि को अपनी भूमि बता रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चलिए 2 सवाल उन्होंने पूछे, मैं जवाब देता हूं। चीन को एक मुश्त बता दीजिए कि भारत माता की 1 इंच भूमि पे भी अगर उसकी नजर है तो वो गलत फहमी में है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सरजमीन है। ठीक। अब 10 बातें मत करना, 2 बातें बता दे। देखिए आपने कहा आप हमारे साथ खड़े हैं, ये इस प्रकार खड़े हैं आप धमका भाई साहब, सुनो। इन्होंने कहा हम तो खड़े हैं सरकार के साथ, मगर सरकार बैठी हुई है। अरे भैया, जब सरकार विद्युत गति से, बिजली की गति से जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे, तब तो तुम लेटे हुए थे। कहां हुआ, दिखाओ, बताओ। डीजीएमओ ने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए अंजना जी, इनको जरा कहिए ये बीच में चिल्लाना बंद कर दे, इनको जरा कहिए ये बीच में चिल्लाना बंद कर दे। मैं इनके बीच में चिल्ला सकता हूं, शांति से सुन ले, शांति से सुनो, बैठ के चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम शांति से सुनो। अंजना जी, इनको कहिए शांति से सुनेंगे, मैं आपको टाइम दूंगी। शांति से सुनिए, 3 हमारे साथ सेना के भी यहाँ पर अफसर मौजूद हैं, थोड़ी गंभीरता से बहस करें प्लीज, बारी से बोलते हैं प्लीज। देखिए इन्होंने कहा ये हर स्पेसिफिक इशू, बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा ये सरकार के साथ खड़े हैं, मैं पूछ रहा हूं, या पूर्व डीजीएमओ खुद बैठे हुए हैं। एक डीजीएमओ ने, हिंदुस्तान के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, राहुल गांधी ने नकार दिया था और कहा था बीजेपी के साथ मिले हुए हैं डीजीएमओ। ये आज डीजीएमओ की बात करते। नंबर 1, इनका पहला प्रश्न था कि जनता जानना चाहती है कि कितनी जमीन के अंदर चाइना घुस आई थी इंडिया के। मैं आपको स्पष्टता, जबकि मेरे को कोई ब्रीफ नहीं करता है,
मगर मैं बताता हूं हिंदुस्तानी होने के नाते, एक तृणमूल का मतलब होता है एक घास के पत्ते के नौक के बराबर भी भूमि हमारी नहीं गई है। और याद रखिएगा, ये मोदी की सरकार है, 1 इंच भी भूमि नहीं देने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं नेहरू जी की तरह अक्षय चिन्ह दे देंगे? 1 इंच भूमि नहीं गई है। दूसरा प्रश्न आपका था कि परिभाषित करिए और बताइए कितने लोग यहाँ इंज्योर हुए हैं, क्या हुए हैं, कितने लोग इंज्योर हुए हैं। अभी आपने देखा ना रिपोर्ट में, अंजना जी ने दिखाया, राजनाथ जी देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, हम संसद में खड़े होकर जवाब देंगे, सभी को जवाब देंगे। अभी एक डेवलपिंग सिचुएशन चल रही है। अंजना जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा अंत में, आप बताइए हम लोग किस किस से लड़े? मतलब वहां एक कैजुअलिटी होती है, पहले अटैक कर, ये एक शब्द चाइना के खिलाफ नहीं कहते। ये शुरू, मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच, कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। मतलब पहला अटैक अपने ही देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, पहला अटैक अपने ही देश के ऊपर। मैंने एक शब्द इन लोगों का चाइना के खिलाफ नहीं सुना है, एक शब्द नहीं सुना कि हम सब खड़े हो जाएंगे, बॉयकॉट कर देंगे, एक शब्द नहीं सुनते हैं। हर चीज पे अपने ही देश के प्रधानमंत्री, अपने ही देश की आर्मी पर पहला अटैक होता है। ठीक है गौरव जी, एक छोटा सा जवाब जिसके बाद मैं इस राजनीतिक तू मैं से बाहर निकलूंगी, मैं सेना के अधिकारियों के पास। गौरव जी, एक जवाब आप दे लीजिए। बिल्कुल अंजना जी, मेरा सवाल क्या था? मेरा पहला सवाल था, जब डीएस्केलेशन की प्रक्रिया चल रही है तो ये घटना क्यों हुई? चलिए मैं जवाब दे दूं। मैं जवाब देता हूं। चलिए, मैंने आपका थर्ड क्वेश्चन भूल गया था, मैं अभी थर्ड क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। नहीं, मैं अंजना जी, मैं बिल्कुल, एक सवाल पूछा गया, जवाब देना मेरा कर्तव्य है। मैं थर्ड क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन का जवाब देता, थर्ड क्वेश्चन का जवाब दे देता, मैं थर्ड क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ ना। सुनिए ना, आपको जवाब चाहिए ना, आपको राजनीति नहीं करनी है, आपको जवाब चाहिए, आपको जवाब चाहिए, मैं जवाब देता हूँ। अंजना जी, मैं तैयार हूँ जवाब देने के लिए। वो पूरा कर ले, संबित जी प्लीज पूरा कर लेने दीजिए उनको, पूरा कर ले, फिर जवाब मेरे को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। अंजना जी, मैंने पहला सवाल पूछा कि डी एस्केलेशन की प्रक्रिया चल रही थी, ये घटना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोले। दूसरा मैं पूछा कि भाई कितनी भारत माँ की भूमि 1 अप्रैल 2020 के बाद चीनी सैनिक कितनी भूमि में घुसे, कितनी तादाद में घुसे, 1 इंच में भी नहीं घुसा, और कैसे किया जाएगा उसके बारे में बोला तो 1 इंच में भी नहीं घुसा भी कर लीजिए। और एक छोटा सा हमारे भारत माता की भूमि को अपना बताए। गौरव जी का वॉइस ठीक कीजिए, बार-बार अटक जा रहा है। पात्रा जी, ये का समय नहीं है, ये आपकी। चलिए, अब मैं इन्होंने एक सवाल और पूछा था, मैं उसका भी जवाब दे देता, देश के सामने मैं इसका भी जवाब दे देता। ठीक है, वो स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं परिस्थितियां क्यों खराब हुई जब डी एस्केलेशन पर सहमति बनी थी, इसका जवाब। नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। और कितनी भूमि डी एस्केलेशन चल रहा था, फिर भी परिस्थिति इसलिए खराब हुई, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, भारत कभी प्रोवोक नहीं करता है। इनको लगता है हिंदुस्तान ने प्रोवोक किया, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं चाइना ने प्रोवोक किया है। मोदी जी ने प्रोवोक नहीं किया है, हिंदुस्तान ने प्रोवोक नहीं किया, चाइना ने प्रोवोक किया, और हमारे जाबाज सिपाहियों ने उसका जवाब दिया, जो कि आज हम चाइना के टेलीविजन चैनल ग्लोबल टाइम्स में देख रहे हैं कि उनके यहां भी कैजुअलिटी हुई है। इनको क्यों विश्वास नहीं है, इनको क्यों विश्वास नहीं है कि इंडिया कभी प्रोवोक नहीं करता है? आपको सवाल का जवाब मिल गया ना कि हमने प्रोवोक नहीं किया, उन्होंने प्रोवोक किया, नंबर 1। नंबर 2, आप बार बार पूछ रहे हैं कितना इंच जमीन ले लिया, कितना, क्यों आपको खुशी होगी जब मैं कह रहा हूं कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई? नहीं, बताओ कितना इंच जमीन गया, क्यों? अगर मैं कहूंगा 2 एकड़ चला गया तो आप बोलेंगे देखो। ठीक है, आप दोनों की अगर सहमति बन जाए तो एक बार में जो हमारे साथ सेना के पूर्व सैन्य अधिकारी हैं उनसे जवाब ले लूं प्लीज। ठीक है गौरव वल्लभ जी, एक सेंटेंस बोल के अंजना जी खत्म कर, वाक्य बोल के। मेरा इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आज मजाक नहीं हो रहा है, आप देश के साथ मजाक कर रहे हैं। अभी वहां पर एक प्रोसेस चल रहा है और आप अपने ही देश के प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहे हैं, आप अपने ही देश की सेना पर अविश्वास जता रहे हैं। ये आप लोग गद्दारी कर रहे हैं, मजाक तो छोड़िए, आप तो देश के विरोध में बोल रहे हैं। मैं सीधे जाना चाहती हूँ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया के पास। एक सेकंड प्लीज, आप दोनों से मेरा निवेदन। भाटिया साहब, मैं आपके पास इसलिए आ रही हूँ कि फॉर्मर डीजी में आप रहे, इस पूरे इशू को समझते हैं, फिर मैं गुरमीत जी के पास भी जाऊंगी और सिवाज साहब के पास भी। भाटिया साहब, क्या हम ये माने कि दौलत बेग ओल्डी की वो सड़क जिसको लेकर हिंदुस्तान अब अपने एजेंडे को आगे ले जा रहा है, यही सबसे बड़ी खलबली की वजह है चीन में? अभी की परिस्थितियों पर आप क्या बताएंगे देश को? देखिए, जो आज इंसिडेंट हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ।
जहां तक ये सड़क का सवाल जो आपने डायरेक्ट सवाल पूछा, ये सड़क अभी से नहीं हुई है, ये सड़क 2000 से शुरू हुई थी, लेकिन अभी जो पुल बन गए हैं अशोक नदी पे, अधिकतर लोग समझते नहीं है कि ये इकलौती सड़क थी जो हम समर्स में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अशोक का पानी पिघल जाता था, इसमें पानी बढ़ जाता था। तो अभी ये ऑफिशियलाइज हुई है क्योंकि उसमें पुल बन गए हैं। तो ये सड़क नई नहीं है, ये सड़क हम पिछले 15-16 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये ऑल वेदर हो गई है, यही नया है सिर्फ इसमें। तो मैं नहीं समझता जो वहां पर हुआ है सड़क की वजह से हुआ है, मैं इसको बिल्कुल नहीं समझता हूँ ये, क्योंकि ये गलवान में नहीं हुआ, ये पेंगोंगसो में हुआ है, ये नाकुला में हुआ, सिक्किम में, वहां कोरकोंडे में रह चुका हूँ मैं। तो ये काफी सारी जगह हुआ है। तो इसके बीच में जरूरी बात है, हमें देख के चलना चाहिए चाइना क्या करना चाहता है। वो स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग कर रहा है। अगर हम सोचे कि सिर्फ सड़क की वजह से ये कर रहा है, हमें थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। क्योंकि पेंगोंगसो में जो हो रहा है वो सड़क की वजह से नहीं हो रहा, जो नाकुला में वो सड़क की वजह से नहीं हुआ, बाकी जगह थोड़ा जो रिपोर्टेड बिल्डअप है, मैं नहीं मानता कि बिल्डअप इतना ज्यादा होगा। मुझे हमने जो किया है बिल्कुल डट के किया है, हमारा काम बिल्कुल सीधा है फौज का वहां पर, कि हम वहां से हटेंगे नहीं। जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको वो नॉन नेगोशिएबल है, उस पर 1 इंच नहीं जाने देंगे। और हमारी फौज वहां पर जो ऑर्डर्स हैं वो फॉलो कर रही है और वहां पर बिल्कुल डटी हुई है। ये सबको समझ लेना चाहिए। और जो इंसिडेंट हुआ है इसी कारण हुआ है, ये डीएस्केलेशन चल रहा था। और वहां पर जरूरी बात है, देखिए आप जब 16-17 हजार फीट में काम करेंगे तो जैसे मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर तो लो होते हैं वहां पर, माइनस डिग्री में होते हैं, -5-10 डिग्री समर्स में भी होते हैं, लेकिन टेम्पर्स बड़े हाई होते हैं, गुस्सा बड़ा आता है जल्दी वहां पर। तो ये हुआ है, आपस में मुठभेड़ हुई है, वहां पर नहीं होनी चाहिए थी, इतने सालों से नहीं हुई, लेकिन अभी हुई है। अभी आगे क्या करना है ये देखना है, आगे इसको कैसे संभालना है ये बहुत जरूरी है। तो इसी कारण आज सुबह से वहां पर मिलिट्री क्वार्टर्स की बात चल रही है। ठीक है गुरमीत सिंह साहब, विपक्ष का ये सवाल जो बार बार आ रहा है वो ये कि जब डी एस्केलेशन की बात हुई थी, दोनों ही तरफ से कहा जा रहा था कि सेनाएं वापस जा रही हैं, परिस्थिति अचानक बीते रात क्यों खराब हुई, आप क्या बताएंगे सिंह साहब? देखिए अंजना जी, ये समय नहीं है शक शंका और सवाल पूछने का। ये समय नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी जो एक बहुत सीरियस और बहुत सेंसिटिव मामला है उसके अंदर में इंटर पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकिंग की जाए। ये बिल्कुल ऐसे चीजों के लिए समय नहीं है। अंजना जी एक बात समझिए आप कि ये जो हुआ है, एक ऑफिसर और 2 जवान जो मार्टियर हुए हैं, ये कोई नॉर्मल ऑफिसर नहीं है, कर्नल साहब हैं, कमांडिंग ऑफिसर हैं, इन्फेंट्री बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर एक फादर, एक पिताजी और एक भगवान की तरह होता है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिल्कुल मंजूर नहीं है, बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। देखिए ये पूरा जो कार्रवाई है अगर आप बारीक से देखेंगी तो शुरू से ही लेकर जब मई के पहले महीने से चाइना की एक्टिविटी अग्रेसिव है, प्रोवोकेटिव थी और डिविजनरी टैक्टिक्स थी। और ना तो ये लोकलाइज है ना आइसोलेटेड है। चाइना ने चारों तरफ अपने दोनों पैर एक्सीलरेटर के ऊपर लगाए हुए हैं और हो सकता है कि ये चाइना की अंदरूनी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, स्टेबिलिटी ठीक नहीं है। यूएस और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर है, हर एक जगह के ऊपर में चाइना लड़ रहा है, चाहे वो उसके डिप्लोमेट हैं, वो तो सभ्य होते हैं, वो भी लड़ रहे हैं, जहां जहां चाइना के सैनिक हैं वहां वहां लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, देखिए ये जो इंसिडेंट हुआ है इसका अभी तक मिलिट्री की साइड से या गवर्नमेंट की साइड से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। जब तक स्टेटमेंट नहीं आया है हमको गलत इनपुट लेकर ऐसे ही बिना फालतू एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है। ये सेंसिटिव इशू है। अभी जो चाइना का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है उसने बोला है कि ये इंडिया का यूनिलैटरल था, इंडिया ने प्रोवोक किया। बिल्कुल गलत है। ये पूरा जो यूनिलैटरलिज्म है ये चाइना के कारण हुआ है। जो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है 2013 का, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी साइड यूनिलैटरल स्टेटस को चेंज नहीं करेगी। चाइना ने जो 5 जगह के अंदर में आए हैं उन्होंने यूनिलैटरल स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की है। उस एग्रीमेंट में यह भी लिखा हुआ है कि इस जगह के ऊपर में जहां पर एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है वहां पर रात को कोई रुकेगा नहीं, कोई टेम्पररी अपना कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। और हैरानगी तो ये होती है कि ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ है, जैसे इनपुट अभी तक आई है कि ये रात को हुआ है, क्या ये शोभा देता है? 2 सिविलाइजेशन है, अनब्रोकन सिविलाइजेशन, 2.7 बिलियन है, 20% वर्ल्ड का जीडीपी है और आपस में झगड़ रहे हैं। जो हमारे मैकेनिज्म है फेस ऑफ को सॉर्ट आउट करने के लिए, जो हमारा एग्रीमेंट है, इसका मतलब ठीक नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ऐसे बोलूंगा कि थोड़ा वेट करते हैं।
जो स्टेटमेंट है मिलिट्री की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जब तक स्टेटमेंट नहीं आती है, शक, शंका और सवाल, इंटर पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये वक्त फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है गुरमीत सिंह साहब, आप जवाब देना चाहेंगे गौरव वल्लभ जी जो वो कह रहे हैं? गौरव जी, गौरव जी को आवाज जा रही है क्या? गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, एक बार फिर से उनको कनेक्ट कीजिए, शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। आप संबित जी थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार सिवात साहब भी बोले, फिर मैं फौरन आप लोगों के पास आऊंगी। सिवात साहब, जो परिस्थितियां दिख रही हैं, चीन किस तरह से ये खूनी खेल एक तरह से रचने की कोशिश कर रहा है, मतलब पूरे विश्व में इस वक्त कोरोना के खिलाफ एक जंग है, लगातार उसने कई मोर्चों पर खोल दिया है हिंदुस्तान के खिलाफ अपने एनिमोसिटी को, क्योंकि वो ध्यान बटाना चाहता है, ये तुम समझ रहे हैं, लेकिन हम करें क्या? क्या परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है, इस पर सबकी नजर है। सिवात साहब, देखो अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं, जो आपने बताया कि कहीं ना कहीं चीन ने ये सोची समझी साजिश है। हाँ। इसने एक प्रकार ये हर तरफ से चीन इस बार गिर गया है कोविड-19 में, उसको पता है कि उसने गिल्टी है, और ये कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस है जो वुहान की लैब से निकला है, तो और सारा संसार उसके अगेंस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये डाइवर्ट करना चाहता है टेंशन, चाहे वो ताइवान में जो हो रहा है, हांगकांग में हो रहा है, साउथ चाइना सी में हो रहा है, जो तिब्बत में हो रहा है, जो ऊपर का हो रहा है सिंकियांग में, तो ये एक प्रकार से सोच समझ के एक प्रकार डाइवर्ट करना चाहता है टेंशन। अब सोचो आपने उसने क्या किया, जो कि आज के टाइम में वो एक्सरसाइज कर रहा था 1.5-2 महीना पहले, उसने कम से कम 5-1 हजार आदमी जो जवान थे उनको इकट्ठा लेके आया गलवान घाटी में, पेंगोंग और डेमचौक में। तो पहले क्या होता था, फेस ऑफ होता था, फिर बिल्डअप होता था। इस बार उसने पहले बिल्डअप किया और फेस ऑफ किया, और इस बार उसने गलवान घाटी में किया जो कि डिस्प्यूटेड एरिया नहीं था। मैं वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूं 2011-12 में, तो मैं उस जमीन से वाकिफ हूं। वो इलाका एक प्रकार डिस्प्यूटेड नहीं था, वो उसने डिस्प्यूटेड बनाया और अंदर आ गया, और इसी प्रकार से वो फिंगर 4 में आ गया अपना पेंगोंग में और डेमचौक में। जो गलवान घाटी में उसका 1 ही 2 पॉइंट उसने जो रेज किए हैं उनमें इतनी ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि वो उसने जानबूझ के कर रहा है कि ये जो दरबुक, शौक और दौलत बेग ओल्डी है, उस रोड पे जो ब्रिज बना रहे हैं, उसके बाद जो हम फीडर रोड बना रहे हैं वहां से पेट्रोल पॉइंट 14, 15, 17 हम बना रहे हैं, ये रोड हमारे पोस्टों पे जो कि लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में है, हम जल्दी जा सके, हम अपना लॉजिस्टिक बिल्डअप कर सके, हम रीएनफोर्समेंट कर सके। तो चीन को इसकी क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? यह इलाका तो हमारे इलाके में है, हमने तो उनके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन रेज नहीं की जब वो चीन अपने इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा था। तो ये अब क्यों कर रहा है? दूसरी बात, इसी प्रकार फिंगर 4 में उसने एक प्रकार से टेम्परेरी बंकर बना दिए, आईटीबीपी की पेट्रोल को नहीं जाने दे रहा। तो एक प्रकार ये जो भी कार्रवाई की है चीन ने, मुझे लगता है ये पूरी सोची समझी साजिश है, और वो करता कुछ है कहता कुछ है। अभी जो डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे थे कि अगर मान लो गलवान घाटी में डिसएंगेजमेंट हुई है तो फिर आपस में आमने सामने टक्कर कैसे होगी? क्यों नहीं उनसे थोड़ा सा गैप किया गया? हमें मालूम है कि भारत और चीनी जवानों के बीच में लैंग्वेज बैरियर है और सिचुएशन टेंस है। जो कल हालात हुए रात को, एक अनफॉर्चुनेट है कि हमने एक कमांडिंग अफसर और 2 जवान घुमा दिए। हो सकता है चीन के भी 5 से ज्यादा बंदे हों, क्योंकि ईद का जवाब हम पत्थर से देंगे, इसमें कोई शक जानकारी तो आएगी, धीरे धीरे आएगी। आपने फिंगर 4 का भी जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर जो PP-14 का आपने जिक्र किया और बताया कि ये पूरा इलाका हमारा है, चीन की मंशा साफ है, वो क्या कर रहा है वो समझ के कर रहा है, बिना गोली चलाए अगर ऐसा खूनी खेल वो खेल रहा है कि कमांडिंग ऑफिसर 2 जवानों को वो शहीद कर देता है, तो वो क्या कर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी साफ है। लेकिन गौरव वल्लभ जी, अगर अब आपको आवाज साफ सुनाई दे रही है तो हमारे साथ फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गुरमीत सिंह साहब हैं, और उनको सख्त आपत्ति थी। उनका कहना था कि इस वक्त शंका और सवाल मत कीजिए, सेना वहां पर एक मुश्किल जगह में इस वक्त जद्दोजहद कर रही है। जी गौरव जी, मैं आपकी बात है, जो बात कही कोई शंका नहीं है सर, कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है। पर जैसे लेफ्टिनेंट जनरल सिवाज साहब भी बैठे हैं, उनको मैंने सुना, गुरमीत सिंह जी की थोड़ी पहले की स्टेटमेंट मैं नहीं सुन पाया, वो भी ये बोल रहे हैं कि चीन की सेना जो भारत माता की भूमि जो हमारे अधिग्रहण में थी अप्रैल 2020 के
घुस चुकी है। ये चीजें सरकार क्यों नहीं बताती? देश सरकार के साथ खड़ा पर सैनिकों की बहादुरी पे, अरे है हम तो ये बोलने वाले लोग हैं, जनता नहीं है। पर जब आप स्वयं बोल रहे हैं कि चीनी देश के अंदर घुस चुकी है, वहां पेट्रोलिंग कर रही है जो भारत के अधिग्रहण का क्षेत्र था, तो सरकार चुप क्यों है? जो पड़ोसी देश अब हमारे देश की भूमि को अपने नक्शे में डाल रहा है, तो भी हम चुप क्यों हैं? और सवाल पूछने वालों को गलत क्यों कहा जाता है? मेरा तो इतना सा सवाल था। ठीक है, सर ने जो बात कही मैं सहमत हूँ कि जब गुरमीत जी बोल रहे, फिर मैं आऊंगी आपके पास। संबित जी थोड़ा सा रुक जाइए। सरकार गुरमीत सिंह साहब वो अपना पक्ष रख रहे हैं। गौरव जी आपकी बात मैं समझ गया हूं, लेकिन कुछ एक बातें समझना बहुत जरूरी है। जब मामला होता है सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, जब मामला होता है सीरियस और सेंसिटिव, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आप और आप जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एक ही परिवार के हैं। जरूरत है यूनिसन की, जरूरत है वननेस की। और आपने पूछा कि चुप क्यों है? एक मिनट सुन लीजिए, कृपया सुन लीजिए। जब आपने बोला कि गवर्नमेंट चुप क्या है, आपको मालूम है कि ये जो LAC है इसकी क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है। ये मामला अभी भी नेगोशिएशन डिस्कशन में है, और इस वक्त के ऊपर में बस अपने व्यक्तित्व हर एक आदमी अपना बता दे, तो आप जो भी LAC को क्लैरिफाई करना है उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो चाइना है, ये आप क्लियरली सुन लीजिए, चाइना मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा, झूठ, इनका सहारा लेता है। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट। चाइना जो इतने ज्यादा वीडियो दिखाता जा रहा है अपनी कार्रवाइयों के, वो इसीलिए है क्योंकि जो PLA है वो पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है, वो हमारे जैसे राष्ट्र की आर्मी नहीं है, उसका कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि थोड़ा देर इंतजार कीजिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट आने दीजिए। और मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूं कि जो देश का अभी ट्रेंड है, जो सोच है, जो दिशा है, वो है रिजॉल्व का, वो है नेशनल डिसीजन, हार्ड डिसीजन लेने का, वो है नेशनल विल का। और जो भारतीय सेना है पूरे विश्व के अंदर में सबसे ज्यादा कम्बैट एक्सपीरियंस वाली है। और ये जो आपके शक, शंका और सवाल है, ये घर के अंदर रहने चाहिए। इस वक्त के ऊपर में जब स्थिति सीरियस है, सेंसिटिव है, जब आपके परिवार का एक इन्फेंट्री बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर, जिसे जवान अपना पिताजी मानते हैं, जिसे जवान अपना खुदा मानते हैं, जिसे जवान अपना भगवान मानते हैं, आपको क्या इंतजार नहीं कर सकते आप ऑफिशियल स्टेटमेंट का? इतनी क्या जल्दी है? क्या आपको जवाब मिलने के बाद में स्थिति इंप्रूव हो जाएगी? प्लीज कृपा करके थोड़ा गंभीरता से। गौरव जी एक रिस्पॉन्स दे दे, फिर मैं संबित जी फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार गौरव जी उस पर रिस्पॉन्ड कर। जी मैं 10 सेकेंड मैं आपको मैं फिर बोलता हूं कि पूरा देश आज हमारी सेना के पीछे खड़ा है, और हम जिंदा हैं सिर्फ आप लोग जो कुर्बानियां देते हो हम लोगों को बचाने के लिए। वो सारी चीजें सही है जनरल साहब, पर जो पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल साहब कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूं जनरल साहब, देश के पूर्व सेनाध्यक्ष कि चीन की सेना अंदर घुस चुकी है, 30 से 40 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के मान रहे थे। रक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि बड़ी संख्या में आ चुकी थी। तो आप देश को क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लेते? मेरा तो ये सवाल था, पूर्व सेनाध्यक्ष का ये सवाल था, GOC कमांडर जो वहां के रहे हुए नॉर्थ के, उनका सवाल था जनरल साहब। और आपके पीछे मैं आपको भी सैल्यूट करता हूं, और जो 3 शहादतें हुई है, मैं समझ सकता हूं कि उनके परिवार में आज क्या हो रहा होगा। वो आपकी बात से 100% सहमत हूं, पर सरकार सबको साथ ले, सबको कॉन्फिडेंस मिले, क्या हो रहा है ये इसका जवाब दीजिए, नहीं, क्योंकि वो सरकार की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। मई से ऐसा लग रहा है कि हो रही। संबित जी वो सरकार की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। कि सरकार अकाउंटेबल होती है, और बिल्कुल मैंने कहा कि सरकार ने भी खुद कहा, अभी अपने डिफेंस मिनिस्टर को सुना, उन्होंने कहा समय आने पर पार्लियामेंट में भी जवाब देंगे और लोगों को भी जवाब देंगे। एक ऑनगोइंग प्रोसेस। पहली बात है, यहाँ बार बार बताया जा रहा है और ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ लोगों ने कहा कि चीन ने हिंदुस्तान के स्थान को, हिंदुस्तान की जमीन को अख्तियार कर लिया है।
मैं बिल्कुल स्पष्टता कहता हूं अख्तियार नहीं किया है। ये बार बार प्रूव करने की कोशिश क्यों की जा रही है कि अख्तियार कर लिया है? 71 आर्मी वेटरन्स ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी इसी बात पे। एक डिबेट हुआ था आज तक पे मेरे और गौरव भाई के बीच में। डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर्स ने चिट्ठी लिखी थी कि इस प्रकार के कनार्ड्स, स्पेक्युलेटिव बातें और झूठी बातें फैला करके इंडिया की आर्मी के मोराल को डाउन मत कीजिए। नंबर 2। नंबर 3, देखिए एक बहुत बड़ा इतिहास होता है। डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था, यहाँ माननीय गुरमीत जी बैठे जिनको व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत बहुत ज्यादा चाहता हूँ। ही इज अ वेलिएंट ऑफिसर। गुरमीत जी अब मेरे को ठीक कर देगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। डोकलाम के समय जो 73 डेज का स्टैंड ऑफ था, इंडिया का जो पेशेंस था उसके कारण इंडिया की जीत हुई। पूरे वर्ल्ड ने इंडिया को सलाम किया उस पेशेंस के कारण। अगर इंडिया हर दिन बोलते रहती तो वो काम नहीं हो पाता जो इंडिया ने करके दिखाया। और अंत में 10 सेकंड में एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा मैं यहाँ। ये 11 मई का ट्वीट है अधीर रंजन चौधरी जी का, मैं पढ़ देता हूँ। Be careful, China. Indian forces knows how to defang the venomous snakes like you. Entire world is watching the sinister design of yellow expansionists. I would suggest the government to accord diplomatic recognition to Taiwan without much delay. Adhir Ranjan Chaudhary. Immediately कुछ घंटों बाद कांग्रेस अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लैरिफाई करती है। आनंद शर्मा कहते हैं द इंडियन नेशनल कांग्रेस recognizes and values the special strategic partnership between India and China. As two ancient civilizations and large economies of the world, both countries are destined to make a significant contribution in 21st century. The view of Adhir Ranjan Chaudhary is his personal view. Congress does not concur with it. मतलब ये अधीर रंजन चौधरी जब कहते हैं बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, ये चाइनीज बदमाश हैं, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते नहीं चाइनीज बदमाश नहीं है जी, हम तो रिकॉग्नाइज करते हैं, बड़े शांति प्रिय हैं। और ये अधीर रंजन चौधरी जी के अपने बयान थे। रात को 12 बजे जाके राहुल गांधी डोकलाम स्टैंड ऑफ के समय डिनर करते हैं चाइनीज ऑनबॉय के साथ, और अकेले नहीं पूरे परिवार के साथ। प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, बच्चे, राहुल गांधी सब जाके एक स्टैंड ऑफ के समय और मना करते हैं कि नहीं हम डिनर नहीं कर रहे थे। ये तो बाद में जब फोटो सामने आ गया तब कहते हैं कि हाँ हम कर रहे थे। आप बताइए ये सब क्या कहता है? और ये जो प्रोपेगेंडा की बात हो रही थी, एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। बहुत बड़ी बात कही यहाँ मौजूद आर्मी ऑफिसर्स ने कि चाइना और बहुत सारे देश अभी इंफॉर्मेशन वॉर कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा सेटअप कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, फॉर गॉड सेक राहुल गांधी डोंट बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोपेगेंडा वॉर अगेंस्ट इंडिया। इतना ही कहना चाहूंगा। गौरव जी। जी, मैं बड़े पेशेंस से मेरे क्योंकि डिस्टर्बेंस था, पर जनरल संबित भैया अगर मैं गलत बोल रहा हूँ श्रीवास साहब तो मुझे बीच में ही टोक दीजिएगा। आज जो ये घटना जो कल रात को हुई है वो गलवान हुई है, गलवान नाले पे उस जगह पर हुई है जनरल साहब जहाँ पे हम दरबुक श्योक डीबीओ रोड बनाना चाहते हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की सप्लाई लाइन की रोड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चाइना ऊपर चोटियों पे क्यों कर रहा, वो जो जगह पहले उसने ऑक्यूपाई की थी नहीं की थी, ये जनरल शिवाज के ही मैं स्टेटमेंट दोहरा रहा हूँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ जनरल साहब तो मुझे टोक दीजिएगा, एक्सपर्ट ऐसा नहीं। दूसरी बात, इन्होंने राहुल गांधी जी का उदाहरण, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आपका ऑडियो बार बार कट रहा है आज गौरव वल्लभ जी, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है वहां पर। अब आ रही है अंजना जी? अब आ रही है? आ रही है सर, लगातार बोले, ज्यादा हिले ना, मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है वहां पर जी, कुछ ऑडियो कट जा रहा है बार बार जी। मैं ये माइक का मैं ये कह रहा था, मैं आज कोई भी इस तरह की बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि आज 3 शहादतें हुई हैं, देश ने अपने 3 बहादुर बेटे खोए हैं और एक कमांडिंग ऑफिसर लेवल का अधिकारी खोया। पर इन्होंने कहा राहुल गांधी क्यों मिल रहे थे। अरे भैया, बिना एजेंडा की 2 मीटिंग क्यों कर रहे थे प्रधानमंत्री जी? मैं नहीं पूछना चाहता था ये सब चीजें, क्यों झूला झूल रहे थे साबरमती के किनारे प्रधानमंत्री जी? क्यों मल्लापुरम के बीच पे मूंगफली खा रहे थे प्रधानमंत्री जी? और क्यों नेपाल की इतनी हिमाकत है कि वो अपने भूभाग को हमारे भूभाग को अपना भूभाग बता रहा है, भारत माँ की जमीन को वो अपना क्यों बता रहा है? ये बताइए ना भाई साहब। आज तुतु मेमे की जगह नहीं है कि कौन कहाँ मिल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी बिना एजेंडा की मीटिंग क्यों कर रहे थे? जो तीनों जनरल लेवल के शीर्ष अधिकारी बैठे हैं, इन्होंने स्वयं ने कहा कि 5-6 साल से टेंशन चल रहा था,
टेंशन के बीच भी बिना एजेंडा के झूले खा रहे थे। 2018 में झूले खाए, 2019 में बीच में मूंगफली खाई, वो नहीं दिख रहा आपको? ठीक है, इसी का जवाब लेते हैं। याद नहीं दिलाना चाहता हूं। जिस पर्सनल केमिस्ट्री की दुहाई दी जाती थी संबित पात्रा जी, वो काम नहीं आई, इस पर सवाल है। देखिए अंजना जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। इन्होंने कहा झूले खा रहे थे प्रधानमंत्री जी, मूंगफली खा रहे थे और चाइना से हिंदुस्तान को बचा नहीं रहे थे। मैं बताऊं नेहरू जी क्या कर रहे थे 62 के समय? बताऊं? अभी देखो बताऊंगा। नहीं, सुनिए सुनिए, एक सेकंड सुनिए। मैं बीच में नहीं, अंजना जी, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला। कहा है मेरा बिल्कुल हक बनता है। मैं सुन लीजिए। हाँ, मैं बोलूंगा भी नहीं, बोलूंगा। अच्छा लगता है? एक सेकंड अंजना जी, गौरव जी वो जवाब दे लें। गौरव जी प्लीज एक सेकंड सुन लीजिए, मैं आपको टाइम दूंगी रिबटल के लिए, प्लीज सुन लीजिए। अंजना जी, यहाँ वेटरन ऑफिसर्स बैठे हैं, हमारे पिता तुल्य ऑफिसर्स हैं ये लोग। बताएंगे नहीं अभी यहाँ पर, क्योंकि ये माहौल भी नहीं है। मगर नेहरू जी क्या कर रहे थे कि हमारे आर्मी ऑफिसर्स को कैनवस जूते पहना करके आपने 1962 में भेजा था ग्लेशियर्स के ऊपर युद्ध लड़ने के लिए, और फ्रॉस्ट बाइट से लोग मर रहे थे। मूंगफली खा रहे थे प्रधानमंत्री, झूला झूल रहे थे। याद रखो एक बात आप लोग, बिल्कुल मैं बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूँ, ये मोदी है। ये कोई राहुल गांधी नहीं है जो जाके रात के 12 बजे चुपके जाके चाइनीज के साथ मीटिंग करे, चुपके चाइना चले जाए मानसरोवर के नाम पे। ये हम नहीं है। हम इस देश के साथ गद्दारी नहीं करते भैया। इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में मरेंगे, और इस मिट्टी को बचा। हमारा और कोई मिट्टी नहीं है, कोई इटली हमारा नहीं जो वहां चले जाएंगे भैया। ये मिट्टी सेफ रहेगा तभी हम सेफ रहेंगे, और इस मिट्टी के लिए सौगंध खाते हैं भैया। 1 इंच इस मिट्टी का, एक ढेला इस मिट्टी का कोई लेके नहीं जा सकता है जब तक मेरे मोदी जी हैं। ये कान खोल के याद रखना, और कभी मत कहना मूंगफली खा रहे थे, झूला झूल रहे थे। ये मोदी जी हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करते हैं तब तो हवा निकल जाती है आप लोगों की। तब सबूत लाओ। सुन लीजिए। आप बार 1962 का जिक्र कर रहे हैं। 3 वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं जिनका पूरा देश सम्मान करता है। 62 में भी हमने लड़ाई लड़ी थी। मेजर शैतान सिंह ने कुर्बानी दी, पीछे नहीं है। आप वहां पे ऐसे ना बोलिए। 1962 की लड़ाई को हमारे फौज को अपमानित मत करिए। सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए। जवाब दो पहले, अक्साई चीन इंडिया का है कि नहीं है? नहीं, जवाब दो पहले। अक्साई चीन इंडिया का है कि नहीं है, ये जवाब दो। आज हम दोनों के बीच में निर्णय हो जाए। ये अक्साई चीन इंडिया का है कि नहीं है? अक्साई चीन इंडिया का है कि नहीं है? संबित जी उनको बोलने दीजिए। मेरे बीच में ऐसी कर रहे थे। संबित जी उनको प्लीज, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है, वो स्पष्ट बोले अपनी बात 2 लाइन में खत्म करें। आप जवाब दीजिएगा प्लीज। 1962 में भी हमारी फौजों ने लड़ाई लड़ी थी। मेजर शैतान सिंह मारवाड़ के लाल ने अपनी कुर्बानी दे दी थी, परमवीर चक्र विजेता। आप उनको अंडरमाइन कर रहे हो। 1967 में हमने चीन में अंदर घुस के मारा लोग, चीन की आर्मी के जवानों को अंदर घुस के मारा। हमने राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो सिक्किम को हमारे अंदर भारत माँ का इंक्लूजन पार्ट बनाया, और चीन ने हद की दीवार पार कर दी। इसी पर आप देख रहे थे बहस हल्ला बोल में। देखते रहिए आज तक।